नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार। सबसे पहले आपसे यही अनुरोध है कि अगले कुछ समय के लिए अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से मेरे साथ जोड़ लीजिए। अपने ईयरफोन्स को अच्छे से लगाइए ताकि आप इस कहानी का हर पल पूरी तन्मयता से महसूस कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पुराने साथी होकर भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसी लाल बटन पर क्लिक करें और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ें। साथ ही सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपना परिचय दें और हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो बिना समय गवाएं चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक स्टोरी। शाम का समय था। नदी किनारे का छोटा मछुआरों का गांव धीरे धीरे शांत हो रहा था। सूरज का नारंगी प्रकाश पानी पर चमक रहा था, जैसे वह अलविदा कहने से पहले अंतिम बार झलक रहा हो। रघु किनारे पर अपनी नाव बांध रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। आज रात उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था, काला खेड़ा के रास्ते पर सफर करना। काला खेड़ा, गांव के पास का वह डरावना जंगल जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। पीढ़ियों से लोग वहां जाने से बचते रहे थे, क्योंकि ऐसी बातें प्रचलित थीं कि जो कोई भी वहां जाता वह वापस नहीं लौटता। रघु ने बचपन से ही ये कहानियां सुनी थीं। अजीब सी आवाजें, अचानक गायब हो जाने वाले लोग और भूत प्रेतों का साया। तुम तैयार हो रघु? दिनेश काका की आवाज ने रघु को उसकी सोच से बाहर निकाला। दिनेश काका उम्र में बड़े थे, लेकिन उनकी चाल में अब भी वही जोश था जो कभी रघु में दिखाई देता था। उनके चेहरे पर हिम्मत और अनुभव की लकीरें खिंची थीं। जी काका, रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसके मन में डर अभी भी बैठा हुआ था। डरने की कोई बात नहीं है, दिनेश काका ने उसे सांत्वना दी। ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। मैंने कई बार उस रास्ते से सफर किया है, कुछ नहीं होता। बस तुम्हें मछलियां बेचने जाना है और फिर हम जल्द ही वापस लौट आएंगे। रघु ने अपने थैले में मछलियां रखीं और नाव में बैठने लगा। काका, आपने कभी कुछ अजीब महसूस नहीं किया वहां? उसने संकोच से पूछा। दिनेश काका हंसते हुए बोले, अरे रघु, डर की बातें छोड़ दो। तुम सिर्फ वो करो जो करना है। काला खेड़ा को लेकर जितना सुनोगे उतना ही डर बढ़ेगा। रघु ने अपनी आंखें झुका लीं, पर उसका मन अभी भी बेचैन था। वह जानता था कि अगर मछलियां नहीं बेची तब उसके परिवार को भूखा रहना पड़ सकता है। इसलिए डर के बावजूद उसे यह सफर करना था। नाव धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बह रही थी। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था और हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। रघु ने नदी के शांत पानी को देखा। उसकी लहरें नाचती हुईं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह शांति अस्वाभाविक लग रही थी। कुछ देर बाद जंगल के घने पेड़ नदी के किनारे दिखाई देने लगे। रघु ने दूर से ही काला खेड़ा के काले छायाओं को देखा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी मां की बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। कभी उस जंगल के पास मत जाना रघु, वहां सिर्फ मौत का साया है। काका, क्या आपको भी ये जगह कुछ अजीब नहीं लगती? रघु ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी निगाहें अब जंगल पर टिकी थीं। अजीब? दिनेश काका ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मन में अजीब लग रहा है रघु, बस ध्यान मत दो, सब ठीक है। लेकिन रघु का दिल कह रहा था कि कुछ गलत था। हवा अचानक से भारी हो गई थी और जंगल के पेड़ जैसे उनके करीब आने लगे थे। दूर से उसे एक अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। उसने कान लगाए, लेकिन दिनेश काका की हंसी ने उसे भ्रमित कर दिया। जैसे जैसे वे काला खेड़ा के पास पहुंचते गए, हवा में एक अजीब ठंडक छा गई। नदी का बहाव भी जैसे रुकने लगा था। अब रघु को यह शांत पानी खौफनाक लगने लगा। वह असहज होकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक एक चीखने की आवाज आई। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दिनेश काका की ओर देखा, लेकिन काका का चेहरा गंभीर हो गया था। तुमने सुना काका? रघु की आवाज कांप रही थी। दिनेश काका ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया।
वे अब जंगल के किनारे पर थे और सब कुछ अचानक अजीब सा लगने लगा था। रघु ने एक बार फिर चारों ओर देखा और उसकी नजर पानी में बहती हुई एक अजीब चीज पर पड़ी। काका, वो क्या है? रघु ने कांपते हुए इशारा किया। दिनेश काका ने ध्यान से देखा। पानी में एक धड़हीन लाश तैर रही थी। उसके शरीर के कटे हुए हिस्से से खून की धारा नहीं, बल्कि अजीब सी काली लकीरें निकल रही थीं। रघु ने देखा तो उसकी सांसें थम गईं। भगवान! दिनेश काका की आवाज गहरी और घबराई हुई थी। हमें यहां से निकलना होगा। रघु के हाथ कांप रहे थे। काका, ये क्या है? हमने गलती की, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन दिनेश काका ने नाव का रुख तेजी से आगे की ओर मोड़ दिया। अब वापस नहीं जा सकते, हमें बस इस इलाके से निकलना है। रघु की नजर जंगल की ओर गई। उसे लगा कि पेड़ों के बीच कुछ छायाएं हिल रही थीं। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा कि कहीं वह बेहोश न हो जाए। तभी चारों ओर से भयानक चीखें गूंजने लगीं। वे चीखें इंसानों की नहीं लग रही थीं, जैसे किसी दूसरे लोक से आ रही हों। रघु ने नाव के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें लगातार जंगल की ओर जा रही थीं। वहां कुछ हलचल हो रही थी। दिनेश काका ने अचानक नाव को जोर से आगे बढ़ाया। हमें जल्दी करना होगा, यह जगह वाकई में सचमुच। क्या काका? रघु ने घबराते हुए पूछा। दिनेश काका ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके सामने धुंधली आकृतियां प्रकट होने लगीं। वे आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे झलक नहीं रहे थे। उन्होंने चारों ओर से नाव को घेर लिया। रघु की सांस अटक गई। काका! उसने चीखते हुए कहा। ये क्या है? दिनेश काका ने नाव को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन वे आकृतियां उनकी ओर बढ़ने लगीं। नाव में अजीब सी ठंडक छा गई थी और रघु को महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। वे धुंधली आकृतियां जैसे जैसे पास आती गईं, उनके आसपास की हवा और भी भारी होती गई। रघु ने देखा कि दिनेश काका के चेहरे पर भी अब वह भरोसा नहीं था जो कुछ समय पहले तक दिख रहा था। काका, ये कौन है? ये क्या हो रहा है? रघु की आवाज में घबराहट थी। दिनेश काका ने उसकी बात का जवाब दिए बिना उसे इशारे से शांत रहने को कहा। तुम चुप रहो और कुछ भी करने की कोशिश मत करो। काका की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई थी। रघु ने नाव के किनारे से कसकर पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें उन आकृतियों से नहीं हट रही थीं। वे आकृतियां अब साफ दिखाई दे रही थीं। उनके शरीर भूतिया थे, मानो धुआं उठ रहा हो। कुछ के चेहरे दिखाई ही नहीं दे रहे थे और बाकी के चेहरे पर डरावनी हंसी थी। तभी उनमें से एक आकृति नाव के करीब आई और उसने रघु के कंधे को छूने की कोशिश की। रघु ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जैसे सूख गया था। वह जोर से हिला और खुद को उस छुआन से दूर किया। दिनेश काका, ये हमें खींच रहे हैं, रघु ने कांपते हुए कहा। दिनेश काका ने नाव को तेजी से आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पानी जैसे जम गया था। नाव धीमी हो गई थी और अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। ये जगह, ये अभिशप्त है। दिनेश काका की आवाज में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी। उनका चेहरा घबराहट से भरा था। क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? रघु ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, दिनेश काका ने कड़वे स्वर में कहा। हम काला खेड़ा के भीतर आ चुके हैं, अब कोई वापस नहीं जा सकता। यह सुनते ही रघु का दिल जैसे डूब गया। चारों ओर का अंधकार और भी घना हो गया था और अब उनके चारों ओर केवल जंगल का साया था। पेड़, जिनके पत्ते हल्की हवा में सरसराते थे, अब जैसे सांस ले रहे थे। जंगल की आवाजें अब भूतिया लगने लगी थीं। तभी पानी के किनारे से एक भयानक चीख उठी। वह चीख इतनी तेज और गहरी थी कि रघु को अपने कान ढकने पड़े। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और उसकी निगाहें चारों ओर डर से दौड़ रही थीं। काका, वो क्या था? रघु की आवाज टूट रही थी। तुमने सुना? दिनेश काका ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। उनकी आंखों में अब डर की छाया साफ दिखाई दे रही थी। हमें कुछ करना चाहिए, हमें यहां से निकलना चाहिए।
रघु अब लगभग चीख रहा था। यहां से निकलना आसान नहीं है, दिनेश काका ने सांस खींचते हुए कहा। उनकी आवाज में अब घबराहट थी। हम एक बार इस जंगल में आ गए हैं तो वापस जाना मुमकिन नहीं है। रघु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह पूरी ताकत से नाव के पीछे भागा, लेकिन वह अब भी पानी में जमी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अब वे पूरी तरह से घिरे हुए थे। अंधकार, डरावनी आकृतियां और वह जंगल जिसे कभी कोई नहीं समझ पाया। तभी अचानक एक आकृति नाव के ठीक पास आ गई। उसने अपने लंबे पतले हाथ से रघु की ओर इशारा किया। उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें आग जैसी रोशनी थी। रघु ने देखा और उसका शरीर पत्थर की तरह जम गया। काका, वह लगभग रो पड़ा, हमें बचाओ। दिनेश काका ने अपनी पूरी ताकत से नाव को खींचा, लेकिन वह आगे बढ़ने के बजाय उल्टा बहने लगी। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति उन्हें वापस खींच रही है। ये हमें नदी में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, दिनेश काका ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता हम इसे रोक सकते हैं। रघु ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, नहीं, हमें यहां से भागना होगा। उसने अपनी ताकत से नाव को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि नाव के नीचे कुछ पकड़कर खींच रहा है। ये हमें नीचे खींच रहे हैं, रघु चीख पड़ा। दिनेश काका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने नाव से कूदने की सोची, लेकिन यह भी जानते थे कि नदी के पानी में कुछ और भी बुरा हो सकता है। तभी अचानक नदी के किनारे एक और जोरदार चीख गूंजी। इस बार वह चीख इतनी भयानक थी कि रघु ने अपने कान कसकर पकड़ लिए। उसने आंखें बंद कीं, और जब उसने उन्हें खोला तो वह दृश्य उसके होश उड़ा देने वाला था। नाव के नीचे से अजीब सी आकृतियां उभर रही थीं। वे आकृतियां पूरी तरह से पानी से बनी हुई लग रही थीं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने रघु को और दिनेश काका को जकड़ लिया। रघु ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह फंस चुका था। दिनेश काका ने नाव का एक मोटा डंडा उठाया और उन आकृतियों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। यह अंत है, दिनेश काका ने खुद से कहा, मानो उन्होंने हार मान ली हो। उनकी आवाज में अब पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। रघु के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसकी नजरें चारों ओर दौड़ रही थीं। उसने उन आकृतियों को देखा जो उसे नदी में खींचने की कोशिश कर रही थीं। पानी का रंग अब अजीब ढंग से गहरा हो गया था, मानो वह काला हो चुका हो। काका, रघु ने आखिरी बार चिल्लाया, हमें कुछ करना होगा, हम यहां मर नहीं सकते। लेकिन दिनेश काका अब तक पूरी तरह से थक चुके थे। उन्होंने धीरे से रघु की ओर देखा और कहा, शायद यही हमारी किस्मत है। रघु को यह सुनकर एक धक्का सा लगा, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी नहीं टूटी थी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और उन आकृतियों को धक्का मारने की कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। तभी अचानक उसने महसूस किया कि पानी की लहरें शांत हो गई थीं। आकृतियां अब धीमी हो रही थीं, मानो उनकी पकड़ ढीली पड़ गई हो। रघु ने हैरानी से देखा, वो आकृतियां अब गायब हो रही थीं। काका, ये क्या हो रहा है? रघु ने कांपते हुए पूछा। लेकिन दिनेश काका का चेहरा अब डर से पीला पड़ चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, शायद हमें छोड़ रहे हैं। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। आकृतियां धीरे धीरे पानी में घुल रही थीं और अंधकार वापस लौटने लगा था। नाव अब धीरे धीरे बहने लगी। चलो, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, दिनेश काका ने आदेश दिया। उनकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन उनमें अब भी थोड़ी सी उम्मीद बची थी। रघु ने जल्दी से नाव को चलाने की कोशिश की और वे धीरे धीरे अंधकार से बाहर निकलने लगे। अंधकार की सघनता अब कुछ कम हो रही थी और नदी के बहाव ने एक बार फिर गति पकड़ी। रघु की धड़कन अब भी बेतहाशा दौड़ रही थी, लेकिन एक हल्की राहत ने उसे जकड़ लिया था।
पीछे मुड़कर देखने पर वह घने जंगल की परछाइयां देख सकता था जो उन्हें जैसे घूर रही थीं। दिनेश काका नाव के किनारे पर बैठे थे। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे किसी असहनीय दर्द से गुजर रहे हों। काका, आप ठीक हैं? रघु ने डरते डरते पूछा। वह जानता था कि उनके चेहरे पर जो देखा वह साधारण घबराहट नहीं थी, कुछ और था। असहायता, मानो कुछ उन्हें अंदर से तोड़ रहा हो। दिनेश काका ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें अब भी काला खेड़ा की ओर टिकी थीं, मानो वे समझने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर वे आकृतियां क्या थीं। हमें घर लौटना चाहिए काका, रघु ने नाव के साथ छेड़छाड़ करते हुए कहा। ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मां कहती थी। दिनेश काका की आंखों में एक अजीब सा भाव आया। वह भाव सिर्फ डर का नहीं था, वह एक प्रकार की स्वीकारोक्ति थी। उन्होंने वह कुछ देख लिया था जिसे समझना उनके लिए संभव नहीं था। हां, उन्होंने धीमी टूटती हुई आवाज में कहा, लेकिन कुछ तो है जो अब भी छिपा हुआ है। रघु ने काका के चेहरे की ओर देखा। उनकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। वे रघु की ओर मुड़े और उनके शब्दों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे कहना चाहते थे कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। यह जगह हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है रघु। आपका क्या मतलब है काका? रघु की आवाज में डर और चिंता की मिलीजुली भावना थी। उसकी उंगलियां अभी भी नाव की पतवार को मजबूती से पकड़ रही थीं और उसकी आंखें उस गहरे जंगल से हट नहीं रही थीं। दिनेश काका ने चारों ओर नजर दौड़ाई, मानो उन्हें कहीं से कोई जवाब मिलने वाला हो। तुमने उन आकृतियों को देखा? उन्होंने हमें क्यों छोड़ा? यह सवाल मेरे मन में बार बार गूंज रहा है। अगर वे हमें खींच ही रहे थे तो फिर हमें क्यों जाने दिया? काका की आवाज में अब गहरी चिंता थी। रघु ने उनके सवाल पर सोचा, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं सूझा। वह भी उलझा हुआ था। कुछ ही देर पहले उनकी मौत निश्चित लग रही थी और अब वे बच निकले थे। पर क्यों? यह प्रश्न उसके मन को जकड़े हुए था। काका, शायद हमें किस्मत ने बचा लिया, रघु ने धीरे से कहा, लेकिन उसके शब्दों में भी पूरा विश्वास नहीं था। किस्मत? दिनेश काका ने एक तीखी हंसी हंसते हुए कहा। इस जंगल में किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है रघु। यहां जो कुछ होता है उसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। रघु ने काका की बातों को गौर से सुना। जंगल की भयावहता अब भी उसके मन में बसी हुई थी। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी, उसे लगा जैसे वह उस डर से दूर जा रहा था, लेकिन उस डर की परछाई अब भी उसके साथ थी। अचानक नदी के दूसरी ओर एक हलचल हुई। रघु ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और नाव धीरे धीरे रुकने लगी। काका, वहां देखिए, रघु ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी उंगलियां अब नाव के किनारे पर जम गई थीं। दिनेश काका ने उसी दिशा में देखा और उनके चेहरे पर एक डरावनी खामोशी छा गई। उन्होंने देखा कि नदी के दूसरी ओर कुछ आकृतियां फिर से दिखाई दे रही थीं। ये आकृतियां पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थीं। उनकी शक्लें अब साफ दिख रही थीं और उनके चेहरे पर एक अनकही घृणा थी। हमें यहां से निकलना होगा, रघु ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, दिनेश काका की आवाज में एक अलग ही दृढ़ता आ गई थी। हमें इन्हें समझना होगा। समझना? रघु की आंखें हैरानी से फैल गईं। काका, आप क्या कह रहे हैं? ये हमें मार डालेंगे। लेकिन दिनेश काका अब एकदम शांत हो गए थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहले कभी रघु ने नहीं देखी थी। वे धीरे धीरे नाव से उठे और किनारे की ओर इशारा किया। यही तो है रघु, हमें जो जवाब चाहिए वह उसी जगह छिपा हुआ है। अगर हम भागते रहे तो यह डर कभी खत्म नहीं होगा। रघु को यह सुनकर एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। लेकिन काका, हम वापस नहीं जा सकते। हमने देखा है कि वहां क्या होता है। वे हमें मार डालेंगे। क्या सचमुच? दिनेश काका की आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता लौट आई थी। क्या तुम नहीं समझते रघु? उन्होंने हमें मारने का मौका था, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। ये आकृतियां, ये सिर्फ डर पैदा कर रही हैं।
रघु ने अपने भीतर उठ रहे डर को दबाने की कोशिश की। तो फिर क्या आप कहना चाहते हैं कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, दिनेश काका ने गंभीरता से कहा, लेकिन शायद ये हमें मारने के लिए नहीं बल्कि कुछ और बताने के लिए यहां हैं। रघु इस सोच से सिहर उठा। उसकी आंखें अब भी उस जंगल पर टिकी थीं और उसे लगा कि वह अब कभी भी उस जगह से पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। दिनेश काका ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हमें वापस जाना होगा। क्या? रघु की आवाज एक झटके में निकली। काका, आप पागल हो गए हैं। वहां वापस जाना हमारे लिए मौत बुलाने जैसा है। नहीं, दिनेश काका ने शांतिपूर्वक कहा, यह मौत नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हमें समझने की जरूरत है। रघु की धड़कनें तेज हो गईं। उसका मन अब उथल पुथल में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा काका, रघु ने सिर झुकाते हुए कहा। हमने देखा कि वे हमें खींच रहे थे और फिर उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया? दिनेश काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि ये सिर्फ हमारा डर है जो हमें मार रहा है, वे खुद नहीं। अगर हम इस डर का सामना नहीं करेंगे तो हम हमेशा के लिए इसी में फंसे रहेंगे। रघु ने काका की बातों को सुना, लेकिन उसके मन में अब भी एक भयानक संशय था। मैं समझता हूं कि यह सब इतना आसान नहीं है रघु, दिनेश काका ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन सच को समझने के लिए हमें उन अंधेरों का सामना करना होगा। रघु अब और कुछ कहने की हालत में नहीं था। वह काका की ओर देखता रहा, जैसे वह किसी जवाब की उम्मीद कर रहा हो। हमें वापस चलना चाहिए, दिनेश काका ने आखिरी बार कहा और बिना इंतजार किए नाव को मोड़ने लगे। रघु की आत्मा जैसे चिल्ला रही थी, लेकिन उसने अपने डर को दबाया और काका का साथ दिया। वे वापस उस जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां अंधेरा अब और भी गहरा हो गया था। दिनेश काका ने जैसे ही नाव को वापस मोड़ने का फैसला किया, रघु के दिल में हलचल मच गई। हर एक कदम जो वे काला खेड़ा की ओर बढ़ा रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि मौत करीब आ रही है। पानी की गहराई में कुछ अजीब सा था, जैसे कि कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें फिर से अपनी गिरफ्त में लेने का इंतजार कर रही हो। नाव की धीमी आवाज और हल्की हवा दोनों मिलकर अजीब सी भयावहता पैदा कर रही थीं। रघु के भीतर एक बेचैनी थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। काका, हमें यह सब छोड़कर भाग जाना चाहिए, रघु की आवाज में डर साफ झलक रहा था। आपने खुद देखा कि वो चीजें कितनी खतरनाक हैं, वे हमें फिर से पकड़ लेंगी। दिनेश काका की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनके चेहरे पर चिंता की जगह जिज्ञासा और दृढ़ता ने ले ली थी। रघु, जितना तुम इसे समझ रहे हो, यह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये चीजें सिर्फ मारने के लिए नहीं हैं। मुझे यकीन है कि इन आकृतियों के पीछे कोई राज है, और अगर हम इसे समझ पाए तो शायद हम इसका सामना कर सकें। आपको कैसे यकीन है? रघु ने गहरी चिंता के साथ पूछा। क्या आपको लगता है कि हम उनसे बात करेंगे और वे हमें छोड़ देंगी? दिनेश काका ने नाव की पतवार को कसकर पकड़ लिया। कभी कभी डर ही सबसे बड़ी ताकत होती है रघु। अगर हम इस डर का सामना करेंगे तो शायद वे हमें मारने के बजाय हमें कुछ बताएंगी। शायद वे हमें वो सच्चाई दिखाएंगी जो हम अब तक समझ नहीं पाए। रघु का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे दिनेश काका की बातों का कुछ भी अर्थ नहीं समझ आ रहा था। वह सिर्फ जानता था कि इस भयावह जंगल में जितना अधिक समय वे बिताएंगे, उतनी ही अधिक मौत उनके करीब आएगी। फिर भी वह काका का सामना नहीं कर पा रहा था। उनके भीतर कुछ ऐसा था जो रघु को शांत नहीं रहने दे रहा था। जैसे ही वे वापस कालाखेड़ा की ओर बढ़े, जंगल के किनारे की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं। अंधेरा अब और गहरा हो चुका था और हर ओर घना जंगल दिख रहा था। कालाखेड़ा का नाम जितना खौफनाक था, वहां की हवा भी अब उतनी ही भारी लग रही थी। इस बार जैसे ही वे किनारे पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब न तो पेड़ों की सरसराहट थी और न ही नदी की धारा की हलचल। यह अजीब सी शांति मौत से पहले की घबराहट जैसी लग रही थी। काका, मुझे इस जगह से बुरा एहसास हो रहा है।
रघु ने धीरे से कहा। उसके पैर कांप रहे थे और उसके हाथ पतवार पर कसकर जकड़े हुए थे। दिनेश काका ने सिर झुकाते हुए कहा, यहां कुछ है रघु, कुछ ऐसा जो हमें समझना होगा। ये जगह कभी शांत नहीं रहती, लेकिन आज यह शांति क्यों है, यह हमें संकेत दे रही है। हमें सतर्क रहना होगा। रघु ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल में अब भी वही अंधकार छाया हुआ था, लेकिन कुछ अलग था। उसने महसूस किया कि इस बार उसे निगाहों का एक बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कोई या कुछ उन्हें ध्यान से देख रहा हो, पर सामने नहीं आ रहा हो। काका, क्या आपको लगता है कि वे हमें देख रहे हैं? रघु की आवाज में हल्की घबराहट थी। हां, दिनेश काका ने धीरे से कहा, लेकिन वे अभी हमला नहीं करेंगे। वे शायद हमें परख रहे हैं। तभी अचानक जंगल के भीतर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह आवाज हवा में बिखरी हुई थी, मानो कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने घबराकर काका की ओर देखा। काका, ये क्या है? ये आवाजें कैसी हैं? रघु ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिनेश काका ने अपने कानों को तेज करते हुए कहा, शायद ये वही हैं। ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दो रघु, हमें सुनना होगा। रघु ने घबराहट के बीच अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की और उस फुसफुसाहट पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये फुसफुसाहटें कोई सामान्य हवा की आवाज नहीं थीं। ये जैसे किसी पुराने रहस्य की कहानियां थीं, जो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थीं। वे कह रहे हैं, हम वापस आएंगे। दिनेश काका की आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी गंभीरता थी। शायद ये हमें उस भयानक घटना के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जो इस जंगल में कभी घटी थी। क्या? रघु की आंखें डर से फैल गईं। काका, क्या यहां पहले भी कुछ हुआ था? दिनेश काका ने धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले गांव के लोग यहां से गुजरते थे। यहां एक बड़ा रास्ता हुआ करता था जो जंगल के बीच से गुजरता था, लेकिन फिर एक दिन लोग अचानक गायब होने लगे। कुछ का कहना था कि ये जंगल की आत्माएं थीं जो लोगों को खींच रही थीं। तब से कोई भी यहां नहीं आता। ये आत्माएं सिर्फ उन लोगों को खींचती हैं जो उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। रघु को यह सुनकर अजीब सा लगा। तो फिर आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं? शायद, दिनेश काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हमें यह जानने के लिए अंदर जाना होगा। अगर ये आत्माएं हमें कुछ बताना चाहती हैं, तो हमें उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। रघु के लिए यह सब कुछ बेहद डरावना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी स्थिति में फंसेगा जहां उसे आत्माओं और भूतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन काका के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ा ढाढ़स दिया। धीरे धीरे वे नाव से उतरकर काला खेड़ा के किनारे पर आ गए। दिनेश काका ने रघु को इशारे से आगे चलने के लिए कहा। रघु की टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पहला कदम बढ़ाया। उनके हर कदम के साथ जंगल और भी घना होता जा रहा था। पेड़ अब और बड़े और भयानक लग रहे थे और उनकी छायाएं चारों ओर फैली हुई थीं। जैसे ही वे थोड़ी दूर और आगे बढ़े, अचानक एक चीख हवा में गूंज उठी। यह चीख इतनी जोरदार और असहनीय थी कि रघु को अपने कानों को ढकने पर मजबूर होना पड़ा। वह चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। काका, रघु ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। ये आवाजें, ये आत्माएं हमें मार डालेंगी। लेकिन दिनेश काका का चेहरा अब भी शांत था। उन्होंने रघु की ओर देखा और कहा, यह आवाज हमें डराने के लिए है। अगर हम डर गए तो वही होगा जो हमेशा से होता आया है। हमें इसे समझना होगा। रघु के मन में अब भी डर बैठा हुआ था, लेकिन उसने काका की बातों पर यकीन करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि काका के पास कोई जवाब है जो शायद उसे नहीं पता था। फिर अचानक जंगल में हलचल होने लगी। पेड़ हिलने लगे और उनकी शाखाओं से अजीब सी आवाजें आने लगीं।
रघु ने अपनी सांसें थाम ली, लेकिन काका ने उसे शांत रहने का इशारा किया। देखो, काका ने कहा, वो आ रहे हैं। रघु ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और तभी एक एक करके वे आकृतियां फिर से उभरने लगीं। इस बार वे पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थीं। उनके चेहरे अजीब ढंग से बिगड़े हुए थे और उनके हाथ जैसे बढ़ते जा रहे थे। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। काका, अब क्या होगा? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। शांत रहो रघु, दिनेश काका ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यह वो समय है जब हमें सच का सामना करना है। जंगल की ठंडी हवा में एक अजीब सी घुटन भरी शांति छा गई थी। काला खेड़ा का घना अंधकार और तेज हो चुका था। रघु की सांसें थमी हुई थीं। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हर एक धड़कन जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही हो। पेड़ों की सरसराहट और आकृतियों की हलचल ने जैसे समय को थाम लिया था। काका, ये आकृतियां फिर से पास आ रही हैं, रघु ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी उंगलियां अब भी बेतहाशा हिल रही थीं। दिनेश काका की आंखें इन आकृतियों पर टिकी थीं, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। मैं जानता हूं रघु, उनकी आवाज अब भी शांत थी। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहां खड़े रहना है। लेकिन काका, ये हमें फिर से पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, रघु ने लगभग चीखते हुए कहा। उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। ये हमें नदी में खींच लेंगी, जैसे पिछले बार कोशिश की थी। दिनेश काका ने सिर हिलाया और उनकी आंखों में अब दृढ़ता और स्पष्टता थी। नहीं रघु, हमें इस बार भागना नहीं है। यही गलती हमने पहले की थी। हमें उनका सामना करना होगा। रघु की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि दिनेश काका किस तरह की हिम्मत की बात कर रहे थे। उसके सामने वही आकृतियां थीं जिन्होंने उन्हें लगभग मार ही दिया था। उनका चेहरा अब भी अंधकार में छिपा हुआ था और उनकी आंखों में वही चमक थी जो रघु को पागल कर देने के लिए काफी थी। जैसे जैसे वे आकृतियां पास आती गईं, रघु का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसकी टांगें जैसे जड़ हो चुकी थीं। उसका दिल कह रहा था कि भागना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन दिनेश काका की हिम्मत उसे वहीं रोक रही थी। काका, क्या आपको वाकई लगता है कि ये हमें नहीं मारेंगी? रघु ने धीरे से पूछा। दिनेश काका ने उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता रघु, लेकिन अगर हमने भागने की कोशिश की तो यह यकीन है कि ये हमें नहीं छोड़ेंगी। अगर हम यहां रुकेंगे और उनका सामना करेंगे तो शायद हमें कोई जवाब मिले। रघु ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। अब तक वह नहीं समझ पाया था कि आखिर काका किस सच्चाई की बात कर रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी, भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। अचानक एक आकृति बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, एक भयानक चेहरा जिसमें आंखों के बजाय गहरे गड्ढे थे। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, मानो वह किसी को पकड़ने के लिए ही बनी हों। रघु ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन दिनेश काका ने उसे रोक लिया। रुको, काका ने दृढ़ता से कहा। ये हमें खींचने नहीं आए, ये हमें कुछ दिखाने आए हैं। रघु ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए उस आकृति की ओर देखा। उसकी आंखों में भयानक डरावनी चमक थी, लेकिन अब रघु को महसूस हुआ कि वह सिर्फ हमला करने के लिए नहीं आई थी। जैसे ही वह आकृति और पास आई, उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिलीं। उसने दिनेश काका की ओर इशारा किया और फिर रघु की ओर। क्या आप देख रहे हो? दिनेश काका ने धीमी आवाज में कहा। रघु ने सिर हिलाया, लेकिन वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। क्या मतलब है काका? ये हमें क्यों इशारा कर रही हैं? शायद वे हमें बताना चाहती हैं कि हम भी इस रहस्य का हिस्सा हैं, दिनेश काका ने शांत आवाज में कहा। ये आत्माएं सिर्फ भटकती आत्माएं नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो इस जंगल के किसी अभिशाप से पीड़ित हो चुके हैं और अब ये हमें भी उसी अभिशाप में खींचने की कोशिश कर रही हैं। काका, हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना होगा? रघु की आवाज में घबराहट थी। वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। हमें इस अभिशाप का सामना करना होगा, दिनेश काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा।
ये अभिशाप तभी टूटेगा जब हम इसका रहस्य सुलझाएंगे। शायद इसी वजह से ये आत्माएं हमें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। वे चाहती हैं कि हम वो जानें जो उन्हें मारने से पहले पता नहीं चल पाया। रघु की आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उस समय की घटना की तह तक जाना होगा? हां रघु, काका ने गंभीरता से कहा, यह एक सजा है जो इन आत्माओं को मिली थी और अब यह हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। तभी जंगल में हलचल बढ़ गई। बाकी की आकृतियां भी पास आ रही थीं और उनकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। रघु ने खुद को संभालते हुए दिनेश काका के पास खड़ा हो गया। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सी हिम्मत भी थी। हमें क्या करना होगा काका? रघु ने फुसफुसाते हुए पूछा। हमें इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से तक जाना होगा, काका ने इशारा किया। वहीं पर हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो हम अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन काका, वहां क्या होगा? रघु की आवाज में घबराहट फिर से उभर आई थी। जो भी होगा वह हमें सच्चाई दिखाएगा, दिनेश काका ने आत्मविश्वास से कहा। यह अभिशाप तभी टूटेगा जब हम उस सच्चाई का सामना करेंगे। रघु ने अपने भीतर उठते डर को दबाने की कोशिश की। उसके सामने अब एक ही रास्ता था, उस अंधेरे में उतरना जहां शायद उनका अंत लिखा हो। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, जंगल का अंधेरा और गहराता गया। पेड़ अब और भी डरावने लगने लगे थे और हर तरफ से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। रघु ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर धड़कन उसके डर को और बढ़ा रही थी। वे धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचने लगे। वहां की हवा और भी भारी हो चुकी थी और हर कदम के साथ एक अजीब सी बेचैनी उनके दिल में बसती जा रही थी। तभी अचानक दिनेश काका ने रघु को रोक दिया। यही है, काका ने धीरे से कहा, हम पहुंच चुके हैं। रघु ने चारों ओर देखा। वहां एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। उसके चारों ओर घना अंधकार था और उसकी दीवारों पर अजीब से निशान थे। यह वही जगह थी जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यहां कभी किसी पुराने राजा का निवास हुआ करता था, लेकिन एक दिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। यही वह जगह है, दिनेश काका ने कहा। यहीं पर हमें जवाब मिलेंगे। रघु की धड़कनें और तेज हो गईं। वह इस मंदिर को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होगा। उसने काका की ओर देखा, लेकिन काका का चेहरा अब और भी गंभीर हो चुका था। अब हमें अंदर जाना होगा, दिनेश काका ने आदेश दिया। काका, हमें क्या मिलेगा वहां? रघु ने डरते हुए पूछा। शायद वो सच्चाई जो अब तक छिपी रही है, दिनेश काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वे दोनों मंदिर के टूटे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी जो किसी पुरानी कहानी को दर्शा रही थी। रघु ने देखा कि वहां एक जगह एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जिस पर अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं। यह क्या है काका? रघु ने धीरे से पूछा। दिनेश काका ने उस पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही जगह है जहां इस अभिशाप की शुरुआत हुई थी। हमें इसे समझना होगा। रघु ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे जिनका अर्थ वह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उन पर हाथ रखा, उसे एक अजीब सी बिजली उसके भीतर दौड़ती महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया और तभी अचानक वह दृश्य बदल गया। उसे वह समय दिखा जब इस जंगल में एक भयंकर युद्ध हुआ था। राजा, जिसने इस जगह पर अपना शासन किया था, ने किसी प्राचीन शक्ति से एक सौदा किया था। उस सौदे में उसने अपने प्रजाजनों को बलिदान के रूप में चढ़ाया था और वह शक्ति अब इस जंगल में वास करती थी। तो यही था, रघु ने धीरे से कहा। यही वह अभिशाप है। दिनेश काका ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम समझ गए हो रघु। ये आत्माएं उन लोगों की हैं जिन्हें बलिदान के रूप में चढ़ाया गया था। अब हमें क्या करना होगा काका? रघु ने पूछा। उसकी आवाज में अब डर की जगह दृढ़ता आ गई थी।
हमें इस अभिशाप को तोड़ने के लिए इस शक्ति का सामना करना होगा, हमें इसे रोकना होगा, दिनेश काका ने कहा। रघु ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, इस अभिशाप को खत्म करना और उन आत्माओं को मुक्ति दिलाना। मंदिर के भीतर की हवा बेहद ठंडी हो चुकी थी। जैसे ही रघु ने उस पत्थर को छुआ, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी थरथराहट दौड़ गई थी। दिनेश काका भी उसकी बगल में खड़े थे। उनकी आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता थी। वे इस अजीब और रहस्यमयी जगह में खड़े थे जहां अतीत के गहरे राज छिपे थे। काका, ये सब कैसे हुआ? रघु ने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके भीतर उठने वाले सवाल अब उफान पर थे। यहां क्या हुआ था? इस मंदिर का क्या रहस्य है? दिनेश काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रघु, ये जंगल, ये जगह और यह मंदिर, सब कुछ उस प्राचीन राजा के अभिशाप का परिणाम है। उन्होंने इस जंगल की प्राचीन शक्ति से समझौता किया था और इसके बदले उन्होंने अपनी प्रजा का बलिदान दिया। उनकी लालच और अधर्म ने इस जगह को शापित कर दिया। जो आत्माएं तुमने देखी, वे वही प्रजा हैं जिनकी जानें ली गई थीं। लेकिन यह सब कैसे रुकेगा? रघु ने चौंकते हुए कहा, क्या हम इस अभिशाप को तोड़ सकते हैं? दिनेश काका ने पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही जगह है जहां राजा ने वह सौदा किया था। हमें इस शापित शक्ति का सामना करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद हम इस अभिशाप को खत्म कर सकें और उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकें। रघु के दिल में भय और जिज्ञासा की मिश्रित भावनाएं थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के भयानक रहस्यों का सामना करेगा, लेकिन अब वह यहां था, इस अंधेरे मंदिर में, एक शापित जगह पर खड़ा जहां सैकड़ों आत्माएं कैद थीं। लेकिन काका, हम इसे कैसे करेंगे? रघु ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज अब डर से कांप रही थी। दिनेश काका ने उस पत्थर पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, यह पत्थर ही उस शक्ति का प्रतीक है। हमें इस पत्थर को तोड़ना होगा, इसे नष्ट करना होगा, तभी यह शक्ति कमजोर पड़ेगी और हमें इसका सामना करने का मौका मिलेगा। रघु की सांसें तेज हो गईं। क्या होगा अगर हम इसे तोड़ने में असफल हो गए? क्या तब ये आत्माएं हमें छोड़ देंगी? दिनेश काका ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। अगर हम असफल हो गए तो शायद यही आत्माएं हमें भी उसी तरह खींच लेंगी जैसे उन्होंने अन्य लोगों को खींचा था। लेकिन अगर हमने हिम्मत की और इसे नष्ट कर दिया तो शायद वे हमें छोड़ देंगी। रघु ने काका की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ में आ गया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उनके पास बस एक ही उपाय था, इस अभिशप्त पत्थर को नष्ट करना और इस जंगल की आत्माओं को मुक्ति दिलाना। तैयार हो जाओ रघु, दिनेश काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमारा सामना अब उस शक्ति से होगा जो सदियों से यहां कैद है। रघु ने पत्थर की ओर देखा। वह अब भी अजीब और भयानक चिन्हों से ढका हुआ था। उसने खुद को संभाला और पत्थर को तोड़ने के लिए काका के पास रखे लोहे के मोटे डंडे को उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दिया। अब या कभी नहीं, रघु ने खुद से कहा और पत्थर पर जोर से वार किया। पहला वार होते ही मंदिर के अंदर की हवा बदल गई। चारों ओर से तेज हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवारें जैसे कंपन करने लगीं। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने एक बार फिर वार किया। दूसरे वार के साथ ही पत्थर में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। रघु ने देखा कि उन दरारों से अजीब सी काली धुंध निकलने लगी। वह धुंध हवा में घुलने लगी और मंदिर के अंदर चारों ओर फैल गई। यह क्या हो रहा है काका? रघु ने घबराते हुए कहा। दिनेश काका ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यह वही शक्ति है जो राजा ने यहां कैद की थी। यह बाहर निकल रही है। हमें इसे पूरी तरह से तोड़ना होगा। रघु ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर पत्थर पर एक और वार किया। इस बार पत्थर जोर से टूटा और उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसी क्षण वह काली धुंध और भी गहरी हो गई और मंदिर के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। क्या ये आत्माएं हैं?
रघु ने कांपते हुए पूछा। दिनेश काका ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, यह वही आत्माएं हैं जो इतने सालों से इस अभिशाप में बंधी हुई थीं। हमने उन्हें मुक्त कर दिया है। रघु की आंखों में राहत की चमक आई, लेकिन तभी हवा में एक और जोरदार चीख गूंज उठी। यह चीख किसी आत्मा की नहीं थी, यह किसी अदृश्य शक्ति की थी जो अब क्रोधित हो चुकी थी। काका, अब क्या? रघु ने चिल्लाते हुए पूछा। उसकी आवाज डर से थरथरा रही थी। दिनेश काका ने तेजी से कहा, यह शक्ति अब बाहर आ चुकी है। हमें इसे रोकना होगा, वरना यह हमें भी खत्म कर देगी। मंदिर के अंदर की हवा और घनी हो गई थी। चारों ओर काले बादल जैसे घूमने लगे थे और वे दोनों खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रघु ने खुद को उस अजीब सी धुंध से घिरा पाया जो अब उनके चारों ओर घूम रही थी। हमें क्या करना होगा काका? रघु ने चीखते हुए पूछा। दिनेश काका ने अपने पास रखे हुए लोहे के टुकड़े को उठाते हुए कहा, हमें इस शक्ति को उसके मूल स्रोत पर ही खत्म करना होगा। हमें इसे उसी तरह से नष्ट करना होगा जैसे राजा ने इसे नियंत्रित किया था। रघु की आंखों में डर था, लेकिन उसने खुद को तैयार किया। कहां है वह स्रोत? उसने पूछा। दिनेश काका ने इशारा करते हुए कहा, वह स्रोत उस पत्थर के नीचे छिपा हुआ है। हमें उसे बाहर निकालना होगा और नष्ट करना होगा। रघु ने अपनी उंगलियों से पत्थर के टूटे टुकड़ों को हटाना शुरू किया। उसके नीचे एक और छोटा पत्थर छिपा हुआ था जो अजीब से लाल रंग का चमक रहा था। यही है, काका ने कहा, इसे नष्ट करो। रघु ने हिम्मत जुटाई और उस पत्थर को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ रही हो, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। उसने उस पत्थर को पूरी ताकत से जमीन पर पटका और उसके टुकड़े हो गए। अचानक मंदिर के अंदर की सारी धुंध गायब हो गई, हवा शांत हो गई और वह भयानक चीख भी थम गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रघु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दिनेश काका की ओर देखा। क्या हम जीत गए? दिनेश काका ने सिर हिलाते हुए कहा, हां रघु, हमने इसे खत्म कर दिया। यह अभिशाप अब टूट चुका है। रघु की सांसों में अब राहत थी। उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अब कोई हलचल नहीं थी और वह अजीब सी भूतिया हवा भी गायब हो चुकी थी। अब यह जंगल फिर से वही बन जाएगा जो यह पहले था, दिनेश काका ने कहा। ये आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। रघु ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। यह सफर कितना कठिन और डरावना था, लेकिन अंत में उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने काला खेड़ा के उस अभिशाप को तोड़ दिया था जिसने सदियों से इस जगह को अपने गिरफ्त में रखा था। चलो रघु, दिनेश काका ने कहा, अब हमें यहां से चलना चाहिए। रघु ने उनकी बात मानते हुए धीरे धीरे मंदिर से बाहर कदम रखा। जब वे बाहर निकले तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगल की हवा अब पहले से कहीं ज्यादा हल्की हो गई हो। पेड़ों की सरसराहट में अब भय नहीं बल्कि शांति थी। रघु ने आसमान की ओर देखा जहां अब सूरज की किरणें फैलने लगी थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अब एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें भय नहीं बल्कि उम्मीद होगी। जंगल की रात ने अब धीरे धीरे सुबह में करवट ली थी। रघु और दिनेश काका ने काला खेड़ा के अभिशाप को तोड़ दिया था, लेकिन उस सफर की थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। जंगल के भीतर छिपी हुई घुटन और भूतिया डर अब खत्म हो चुका था। चारों ओर केवल पेड़ों की सरसराहट थी, जिसमें अब भय नहीं था बल्कि शांति का अनुभव हो रहा था। रघु ने गहरी सांस ली और आसपास की हरियाली को देखा। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेड़ पहले जैसे थे, लेकिन उनके भीतर अब कोई रहस्य नहीं छिपा था। उसे ऐसा लगा कि काला खेड़ा के इस डरावने जंगल ने अब खुद को बदल लिया था। काका, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? रघु ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब भी कुछ हद तक अविश्वास था। दिनेश काका ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हां रघु, अब वो समय खत्म हो चुका है। यह जंगल अब वैसा नहीं रहा जैसा यह पहले था।
हमने जो किया उसने इन आत्माओं को मुक्त कर दिया है। वे अब हमें परेशान नहीं करेंगी। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन काका, उसने फिर से पूछा, क्या वे आत्माएं अब पूरी तरह से मुक्त हो गई हैं? क्या उनका दर्द खत्म हो गया? दिनेश काका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे यकीन है रघु, अब वे शांति में हैं। हमें उनका डराने का मकसद अब समझ में आ चुका है। वे सिर्फ हमें सच बताने आई थीं। और वह राजा? रघु ने संकोच से पूछा, जिसने यह सब किया था, क्या वह भी मुक्त हो चुका है? यह हम कभी नहीं जान पाएंगे, दिनेश काका ने गंभीरता से कहा। वह राजा जिसने अपने प्रजाजनों को बलिदान किया, उसने इस जंगल को शापित किया, लेकिन शायद उसकी आत्मा अभी भी कहीं भटक रही होगी। हमें केवल यह यकीन रखना होगा कि हमने सही किया है और अब इस जगह को दोबारा अभिशाप का सामना नहीं करना पड़ेगा। रघु की आंखों में अब धीरे धीरे विश्वास लौट रहा था। उसने खुद को और आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखा। अब यह जगह केवल अंधकार का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां शांति ने अपना वास किया था। जैसे ही सूरज की किरणें जंगल में बिखरने लगीं, रघु ने देखा कि नदी का पानी भी पहले से ज्यादा चमक रहा था। नाव किनारे पर खड़ी थी और वे दोनों अब वापस गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे। चलो रघु, दिनेश काका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अब समय आ गया है कि हम गांव लौटें और बाकी लोगों को भी यह खबर दें। रघु ने सिर हिलाया और चुपचाप नाव में बैठ गया। उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन रघु के मन में अभी भी वह डरावनी रात की यादें ताजा थीं। नाव धीरे धीरे नदी के साथ बहने लगी और काला खेड़ा पीछे छूटता गया। नाव में बैठे हुए रघु ने काका से कहा, काका, क्या आप सोचते हैं कि गांव के लोग हमारी बात पर विश्वास करेंगे? वे हमेशा से मानते आए हैं कि काला खेड़ा एक शापित जगह है। दिनेश काका ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कि उन्हें यकीन न हो रघु। लोग सदियों से इन कहानियों को मानते आ रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा वह हकीकत है और अब यह अभिशाप टूट चुका है। गांव वालों को भी यह समझने में वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन वे भी सच मान लेंगे। रघु ने दिनेश काका की बातों को गौर से सुना। उसे यकीन था कि गांव के लोग उन पर शक करेंगे। वे हमेशा से काला खेड़ा से डरते आए थे और अब अचानक से यह कहना कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है, यह बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। नदी की लहरों के साथ नाव आगे बढ़ती जा रही थी। चारों ओर शांति थी, सिर्फ पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रघु की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। रात भर की घबराहट और संघर्ष के बाद उसकी आंखें अब थक चुकी थीं। उसने अपने सिर को नाव की किनारे पर टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि काका उसकी ओर देख रहे थे। तुम ठीक हो रघु? दिनेश काका ने पूछा। हां काका, रघु ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया। बस थोड़ा थक गया हूं, समझ में आता है, दिनेश काका ने कहा। यह रात हम दोनों के लिए ही मुश्किल थी, लेकिन तुमने बहादुरी दिखाई रघु। रघु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर आप साथ नहीं होते तो मैं यह सब कभी नहीं कर पाता। नहीं रघु, तुमने खुद को साबित किया है, तुम्हारे भीतर हिम्मत है, दिनेश काका ने गर्व से कहा। नाव धीरे धीरे गांव के पास पहुंच रही थी। दूर से ही मछुआरों की झोपड़ियां दिखने लगी थीं और रघु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह जानता था कि उसकी मां, जिसने उसे हमेशा काला खेड़ा से दूर रहने की सलाह दी थी, उसे देखकर राहत महसूस करेगी। काका, मां बहुत खुश होगी मुझे देखकर, रघु ने भावुक होकर कहा। वह हमेशा डरती थी कि मैं इस जंगल के पास जाऊंगा। अब मैं उसे बता सकूंगा कि सब कुछ ठीक है। हां, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, दिनेश काका ने सहमति जताई। और जब तुम उसे बताओगे कि तुमने उस शाप को तोड़ दिया, तो वह और भी गर्व महसूस करेगी। नाव गांव के किनारे लग गई। रघु और दिनेश काका ने धीरे धीरे बाहर कदम रखा। सूरज की किरणें अब पूरी तरह फैल चुकी थीं और गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। रघु ने चारों ओर देखा। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे।
कोई मछलियां सुखा रहा था तो कोई जालों की मरम्मत कर रहा था। यह वही सामान्य गांव था जिसे रघु हमेशा से जानता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। तभी उसकी मां भागते हुए आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रघु, तुम ठीक तो हो? तुम इतने देर से कहां थे? उसने घबराई आवाज में पूछा। रघु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूं। हम काला खेड़ा गए थे। काला खेड़ा? उसकी मां के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव उभर आए। तुमने वहां जाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें वहां जाने से मना करती आई हूं। रघु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मां, अब काला खेड़ा वैसा नहीं रहा। हमने वहां के अभिशाप को तोड़ दिया। अब वहां कोई डर नहीं है। उसकी मां ने उसे अविश्वास भरी निगाहों से देखा। तुम क्या कह रहे हो रघु? यह कैसे हो सकता है? यह सच है मां, दिनेश काका ने बीच में कहा। हमने काला खेड़ा के रहस्य का सामना किया और उस शाप को तोड़ा। अब वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। गांव के कुछ और लोग भी उनके पास आ गए। वे सभी इस नई जानकारी से चौंके हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने भी रघु और दिनेश काका की बातों को ध्यान से सुना। अगर यह सच है, एक बुजुर्ग ने कहा, तो यह हमारे गांव के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, अब हम उस जंगल से डरने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे थे कि रघु और दिनेश काका सच कह रहे थे। एक नई उम्मीद ने उनके दिलों में जगह बना ली थी। सूरज की किरणें अब पूरी तरह फैल चुकी थीं। काला खेड़ा का अंधकार पीछे छूट चुका था और अब एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। रघु और दिनेश काका ने उस भय को खत्म कर दिया था जिसने सदियों से गांव को अपनी गिरफ्त में रखा था। रघु गांव की चौपाल पर बैठे अपने आसपास जमा लोगों की ओर देख रहा था। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था, लेकिन रघु के दिलो दिमाग में उस रात का अंधेरा अब भी ताजा था। गांव वालों के चेहरे पर जिज्ञासा और डर साफ झलक रहा था। वे सब उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हालांकि मुझे यह भी एहसास है कि बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कहानी को आखिर तक सुनते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसे अंत तक सुना है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि कहां और सुधार की जरूरत है। आपने इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए अपना समय दिया, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। मैं जल्द ही आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।